वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सी मुकेश शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीएसटी प्रोविजंस रिलेटिंग टू लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें जानना है कि लीगल सर्विसेज के ऊपर जीएसटी का क्या रेट होता है, लीगल सर्विसेज के ऊपर क्या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, क्या लीगल सर्विसेज में कोई एग्जम्पशन या छूट दी गई है और लीगल सर्विसेज क्या होती हैं, इनका मीनिंग। अगर हम जीएसटी रेट की बात करें तो सर्विसेज से रिलेटेड जो जीएसटी की रेट नोटिफिकेशन है वो है 11/2017, जिसमें एक हेडिंग है 9982। हेडिंग नंबर 9982 के अंदर दे रखा है लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, जिसके ऊपर जीएसटी का रेट है 18%। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो जाती है, यस ये टैक्सेबल है और 18% इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि लीगल सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा या फिर रिवर्स चार्ज में लगेगा। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में इसके बारे में क्या कहा गया है। सो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि सारी लीगल सर्विसेज पे आरसीएम नहीं लगता, कुछ लीगल सर्विसेज पे फॉरवर्ड चार्ज लगता है और कुछ स्पेसिफाइड लीगल सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज लगता है। रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए हमें अगेन 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, टाइप ऑफ सर्विस क्या है। नंबर 2, सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है। नंबर 3, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस किसको स्पेसिफाई किया गया है और उनसे रिलेटेड क्या एक्सप्लेनेशंस और कंडीशंस दी गई हैं। तो अगर हम लीगल सर्विसेज की बात करें तो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की एंट्री नंबर 2 में इसके बारे में रिवर्स चार्ज के प्रोविजन है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले सर्विस टाइप मैंने बताई लीगल सर्विस। दूसरा, सप्लायर कौन है आरसीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट और फॉर्म्स ऑफ एडवोकेट। और रिसिपिएंट कौन है, तीसरे कॉलम में बताया गया रिसिपिएंट एनी बिजनेस एंटिटी जो कि टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है। तब रिवर्स चार्ज के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे ये बात आप अंडरलाइन कीजिए, मार्क कीजिए कि अगर लीगल सर्विसेज एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट प्रोवाइड करती है टू अ बिजनेस एंटिटी, तब ये आरसीएम में जाएगा, अदरवाइज आरसीएम में नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर लीगल सर्विसेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर अगर कोई एक लॉ ग्रेजुएट पर्सन या लॉयर देता है तो आरसीएम के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। यस फ्रेंड्स, मैंने बोला लॉयर भी, क्योंकि लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में करेंगे कि उनका क्या डिफरेंस होता है। बट अभी फिलहाल यहाँ पे जानना जरूरी है कि अगर कोई सीए, सीएस, सीएमए या फिर लॉ ग्रेजुएट अगर लीगल सर्विसेज रिलेटिंग टू एडवाइस कंसल्टेंसी अगर प्रोवाइड करता है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये तो हमने जान लिया कि यस 18% जीएसटी लगेगा। नंबर 2 हमने जाना कि रिवर्स चार्ज लगेगा अगर एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट एंड फॉर्म ऑफ एडवोकेट इस लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस एंटिटी रिसिपिएंट है। लेकिन हमें इन टर्म्स का मतलब जानना बहुत जरूरी है ताकि रिवर्स चार्ज लगाते समय कोई मिस्टेक ना हो जाए। कौन कौन सी टर्म। नंबर 1, लीगल सर्विस का क्या मीनिंग है, एडवोकेट कौन होता है एज पर द जीएसटी लॉ, सीनियर एडवोकेट कौन है, और साथ के साथ हमें जानना है कि बिजनेस एंटिटी कौन है। तो जहां तक एडवोकेट की बात करें हम, तो एडवोकेट को कुछ इस तरह से बताया गया है जीएसटी लॉ में कि 1961 एडवोकेट एक्ट के अंदर आप जाके एडवोकेट के डेफिनेशन चेक कीजिए, तो वहां पे बताया गया है कि एडवोकेट से हमारा मतलब उस पर्सन से है जो बार काउंसिल के रजिस्टर पे रोल है। मींस उसने अपनी एडवोकेट की एजुकेशन पूरी करी, लाइसेंस है, बार काउंसिल के रजिस्टर में वो रोल है। देन हु इज सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट समथिंग एडवोकेट इंडिविजुअल से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ एडवोकेट्स को उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बेसिस पे सीनियर एडवोकेट का दर्जा देते हैं, तो वो सीनियर एडवोकेट कहलाते हैं। एक चीज जो हमें यहाँ पे करनी है वो है डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर्स, क्योंकि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा
कि आरसीएम के अंदर एडवोकेट की सर्विसेज कवर्ड है, लॉयर की नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर? एडवोकेट फ्रेंड्स वो पर्सन है जो इंडिया के बार काउंसिल रजिस्टर में रोल है, बट लॉयर एक सिंपली लॉ ग्रेजुएट पर्सन हो सकता है, वो बार काउंसिल के रजिस्टर में अगर एनरोल है तो एडवोकेट बनेगा, अगर एनरोल नहीं है तो सिंपली लॉयर है। सेकंड डिफरेंस है कि एडवोकेट कोर्ट के अंदर अपने क्लाइंट को केस को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन लॉयर जो कि बार काउंसिल के रजिस्टर में एनरोल नहीं है वो अपने क्लाइंट के केस को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो सिर्फ लीगल एडवाइस या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकता है। तो आरसीएम के प्रोविजंस एडवोकेट की लीगल सर्विसेज पे लगते हैं। सिंपली लॉयर जो एडवोकेट नहीं है बार काउंसिल के अकॉर्डिंगली, अगर वो अपनी सर्विसेज देता है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगी। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। उसके बाद हमें जानना है कि लीगल सर्विस क्या है। तो लीगल सर्विस के लिए नोटिफिकेशन 13/2017 एंट्री नंबर 2 के अंदर ही एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो कि आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको वर्ड टू वर्ड एज पर द लॉ में आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए लीगल सर्विस का मीनिंग क्या है। एक्सप्लेनेशन इन एंट्री नंबर 2 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। अब इस पैरा को आप ध्यान से देखिए। लीगल सर्विस मीन्स एनी सर्विस provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority। Means legal service से हमारा मतलब किसी भी उस सर्विस से है जो लॉ की किसी भी ब्रांच से रिलेटेड एडवाइस देने का काम हो या कंसल्टेंसी का या असिस्टेंस का, और साथ के साथ इसमें इंक्लूड है कि अगर रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज दी जाती हैं कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के सामने, तो वो लीगल सर्विस लाइक ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रिब्यूनल के अंदर या फिर अथॉरिटीज के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, बट वो कोर्ट में नहीं दे सकता। एडवोकेट तीनों जगह दे सकता है रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, बट जहां तक बात एडवाइस और कंसल्टेंसी की है और असिस्टेंस की है, तो लॉ ग्रेजुएट, सीए, सीएस, सीएमएस एज वेल एज एडवोकेट सब ये अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज और एडवाइस सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन आरसीएम के अंदर सिर्फ एडवोकेट की सर्विसेज जाएगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद नंबर 2 है बिजनेस एंटिटी। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जो कि एग्जम्पशन से रिलेटेड और सर्विसेज, उसके पैरा नंबर 2N में बताया गया है बिजनेस एंटिटी से हमारा मतलब किसी भी ऐसे पर्सन से है जो बिजनेस कर रहा है। और बिजनेस क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 17 के अंदर सीजीएसटी एक्ट के अंदर बिजनेस की एक वाइड डेफिनेशन दे रखी है, जिसके अंदर प्रोफेशन भी शामिल होता है। मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, मींस एडवोकेट जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, वो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटी ही है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और एक्सप्लेनेशन दी गई है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की। जब सारी की सारी 16 एंट्रीज खत्म हो जाती हैं तो नीचे कुछ और एक्सप्लेनेशन है। उन एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अगर बिजनेस एंटिटी किसी भी लिटिगेशन मैटर में कोई एप्लीकेशन फाइल करता है या पिटीशन फाइल करता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर वो किसी एडवोकेट की सर्विसेज को लेता है तो वो बिजनेस एंटिटी ही रिसिपिएंट माना जाएगा। फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी है, उससे कोई लिटिगेशन मैटर में पिटीशन फाइल करनी है, तो वो किसी एक एडवोकेट फर्म के पास जाते हैं, तो वो हो गया डायरेक्टली। अब उससे रिलेटेड कुछ एडवाइस लेने के लिए वो एडवोकेट फर्म किसी और दूसरे एडवोकेट के पास जाती है या सीनियर एडवोकेट के पास जाती है, तो सीनियर एडवोकेट जो इस फर्म को एडवाइस दे रहा है रिलेटिंग टू द लिटिगेशन मैटर ऑफ XYZ कंपनी, तो ये माना जाएगा कि वो इस फर्म को नहीं दी उसने, वो एडवाइस उसने सीधा इस बिजनेस एंटिटी को दी है। इस एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है। तो जो फर्म ने इस बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी उस पे आरसीएम लगेगा, और जो सीनियर एडवोकेट ने इस फर्म को एडवाइस दी रिलेटिंग टू द मैटर जो कि लिटिगेशन के अंदर है, जो इस बिजनेस एंटिटी की है, दी उन्होंने इस फर्म को है, लेकिन रिसिपिएंट कौन माना जाएगा, ये XYZ कंपनी ही मानी जाएगी, और इस XYZ कंपनी को ही उन दोनों अमाउंट के ऊपर आरसीएम के अंदर रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा। बट यहाँ पर और भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जिनको हम आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हमें देखना है कि क्या जीएसटी लगेगा। यस 18% लगेगा बिकॉज इट इज अ सप्लाई। नंबर 2, जीएसटी कौन देगा? फॉरवर्ड चार्ज में भी है, रिवर्स चार्ज में भी है। बट जीएसटी लगाने से पहले आपको एक और चीज चेक करनी है, क्या ये सर्विस कहीं एग्जम्प्ट तो नहीं करती। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017 में। यस फ्रेंड्स, वहां पे कुछ लीगल सर्विसेज हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है, उन सर्विसेज को आप छोड़ दें, बाकी लीगल सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 की एंट्री नंबर 45 में जाएंगे आप। एंट्री नंबर 45 में जो हमारी टेबल है उसमें जो बी और सी नीचे दे रखा है कॉलम के अंदर, जहां पे सर्विसेज एग्जम्प्टेड की डिटेल दे रखी है, वहां पे बताया गया है कि एडवोकेट की सर्विसेज के ऊपर एग्जम्पशन कैसे मिलेगी। उसको हम दो पार्ट में करेंगे। नंबर 1, एडवोकेट इंक्लूडिंग पार्टनरशिप फर्म अदर देन सीनियर एडवोकेट, एंड सेकंड पार्ट में करेंगे कि सीनियर एडवोकेट की कौन कौन सी सर्विसेज के ऊपर एग्जम्पशन दी गई है। तो सबसे पहले एंट्री नंबर 45B। एंट्री नंबर 45B की जब हम बात करते हैं तो यहां पे क्लियर कट बताया गया है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एन इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज, मींस वो लीगल सर्विसेज दे रहे हैं। तो सप्लायर कौन है? अदर देन सीनियर एडवोकेट, मींस एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट, बट सीनियर एडवोकेट नहीं है। और रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट यहाँ पे 4 बता रखे हैं, जिसमें सबसे पहला है खुद ही एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस देता है तो वो एग्जम्प्ट मानी जाती है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन 12/2017। बट इस एग्जम्पशन को यूज करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, जो रिसिपिएंट एडवोकेट है वो उस लीगल सर्विसेज को आगे फर्दर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ही यूज कर रहा है, मींस सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी। फिर दूसरी एग्जम्पशन है कि अगर एक एडवोकेट किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है, फॉर एग्जांपल किसी कंज्यूमर को सर्विस दे रहा है, तो वो भी एग्जम्प्ट है। इसी तरीके से तीसरा है कि अगर एक एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है और वो बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि उसकी अभी थ्रेशोल्ड लिमिट ही क्रॉस नहीं हुई और ना ही उसने अपना कोई वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट कवर नहीं हुई, क्यों? क्योंकि 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं है, या फिर स्पेसिफाइड स्टेट्स के अंदर 10 लाख से ज्यादा नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस दी जाती है तो उस केस में ये सर्विस एग्जम्प्ट मानी जाएगी। फिर फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर, अगर एक एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट एंटिटी को अपनी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जम्पशन एंट्री है एंट्री नंबर 45C, जो बताती है कि अगर सीनियर एडवोकेट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो एग्जम्पशन किस किस को मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर एक सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट को सर्विस देता है तो वो एग्जम्पशन लिस्ट में है ही नहीं, दैट इज टैक्सेबल। लेकिन अगर एक सीनियर एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है जिसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो वो एग्जम्प्ट है, या फिर एक सीनियर एडवोकेट नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो वो एग्जम्प्ट है। सीनियर एडवोकेट अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज देता है तो वो एग्जम्प्ट है। तो ये 3 एंट्री हैं यहाँ पर जो एग्जम्प्ट के अंदर आती हैं। इसके बाद हम आगे फर्दर मूव करें तो कुछ केस स्टडीज हैं आपके लिए, जैसे कि यहाँ पर है सबसे पहले केस नंबर 1, जिसमें हमें सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए पता लगाना है कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर लगेगा तो रिवर्स चार्ज में लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा। सो केस नंबर 1, इस केस में कहते हैं मिस्टर एक्स जो कि एक कंज्यूमर है और उसने कंज्यूमर कोर्ट में कोई केस फाइल करना है। इस पर्पस के लिए उसने किसी एडवोकेट से लीगल सर्विसेज ली।
तो आपको बताना है कि क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्या रिवर्स चार्ज में कवर होगा। तो आंसर इज इस पे जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज ये एग्जम्प्टेड है। अगर एक एडवोकेट किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देता है तो इट इज एग्जम्प्ट अंडर नोटिफिकेशन 12/2017। तो उस नॉन बिजनेस एंटिटी को रजिस्ट्रेशन कराने की कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज एग्जम्प्ट। केस नंबर 2, ध्यान से पढ़ना। अब यहाँ पे कहते हैं मिस्टर एक्स जो कि एक बिजनेस पर्सन है, फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर हिज फैमिली इज टेकिंग लीगल सर्विस फ्रॉम एन एडवोकेट। सो फ्रेंड्स, यहां पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, भले ही वो एक बिजनेस एंटिटी है, लेकिन जिस ट्रांजैक्शन के लिए वो लीगल सर्विसेज ले रहा है वो उसकी पर्सनल है, तो इसलिए रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ना ही उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में फॉल करेगा। अगेन नेक्स्ट केस नंबर 3, मिस्टर एक्स जो कि बिजनेस पर्सन है, उसने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाना है आगे अपने बिजनेस पर्पस के लिए, उससे रिलेटेड उसने एडवाइस किसी एडवोकेट से ली, तो लीगल सर्विस की डेफिनेशन में आ जाता है। सो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस, जीएसटी लगेगा बिकॉज यहाँ पर कोई एग्जम्पशन नहीं है। प्रेज्यूमिंग कि बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, अगर 20 लाख से कम है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, फिर नहीं लगेगा। अगर 20 लाख से ज्यादा है तो फिर जीएसटी लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज के अंदर लगेगा। एक और केस देखते हैं आगे। मिस्टर एक्स जो कि एक डॉक्टर है और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और लीगल सर्विसेज ले रहे हैं किसी एक एडवोकेट से। क्यों? क्योंकि एक पेशेंट ने उनके ऊपर केस कर दिया और उस पेशेंट से केस फाइट करने के लिए वो लीगल सर्विसेज ले रहे हैं एडवोकेट से। अब यहां पे फ्रेंड्स एक बड़ी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर की बात करें जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जम्प्ट होती हैं अंडर नोटिफिकेशन 12/2017। अब क्योंकि एग्जम्प्ट है इसलिए डॉक्टर अपना रजिस्ट्रेशन कराते नहीं, भले उनके टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो कम हो, बट क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहे हैं एडवोकेट, तो ये यहाँ पे टैक्सेबल हो जाती है अंडर रिवर्स चार्ज। और जब रिवर्स चार्ज के अंदर कोई एंट्री टैक्सेबल हो जाती है तो बिजनेस एंटिटी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ता है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 कहता है कि यस आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है, जबकि सेक्शन 23 के अंदर बताया गया है कि अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई 100% एग्जम्प्ट है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक बिग कंफ्यूजन है, इसके ऊपर भी क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर आप इंटरप्रिटेशन या लॉ का मकसद देखें कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको जीएसटी में एग्जम्प्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब सेक्शन 24 के प्रोविजन देखते हैं, अगर कोई डॉक्टर जिनके टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है और अगर वो किसी एडवोकेट से सर्विस लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो फिर वो रिवर्स चार्ज के दायरे में आ जाते हैं। सो देयर इज कन्फ्लिक्शन बिटवीन दीज टू सेक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या एडवोकेट जिनकी खुद सारी सर्विसेज जनरली रिवर्स चार्ज के अंदर अगर जा रही है, अगर, क्योंकि सारी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में नहीं जाती, इफ 100% ऑफ देयर सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज, तो क्या उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? द आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 सेंट्रल टैक्स की जो बताती है कि अगर किसी पर्सन की 100% सर्विसेज रिवर्स चार्ज के अंदर जा रही हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एडवोकेट लीगल सर्विसेज के अलावा कुछ और सर्विसेज भी दे रहा है, फॉर एग्जांपल उसके पास कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जिनको उन्होंने रेंट पे दे रखा है, रेंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, रेंटिंग सर्विसेज के ऊपर कोई रिवर्स चार्ज नहीं, यहाँ पर कोई एग्जम्पशन नहीं है क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसको आगे रेंट पे दे रहे हैं, तो एक टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है, एग्जम्प्ट सप्लाई दे रहा है। एडवोकेट की सर्विसेज दे रहा है, एग्जम्प्ट है लीगल सर्विसेज, या फिर रिवर्स चार्ज में जा रही है, और एक तरफ वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की अपनी रेंटिंग सर्विसेज दे रहा है जो कि टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल सर्विस और एग्जम्प्टेड सर्विस जब हम उन दोनों का टोटल करेंगे, अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट उनके ऊपर आ जाएगी। तो यहां पर ये कहना सही होगा कि अगर एडवोकेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं
एज वेल एज आरसीएम वाली सप्लाई करते हैं प्लस एग्जम्प्टेड सप्लाई करते हैं, और अगर तीनों का टोटल 20 लाख से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन कराना उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।